तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक है कि क्लास 10th में बचे हैं थोड़े से दिन और हमें करनी है पूरी तैयारी और हमें लानी है 95% से ज़्यादा। देखिए, अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि 95% आते भी हैं, नहीं आते, कैसे आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नॉर्मल बात है एकदम। कोई भी ज़्यादा टफ मेहनत नहीं करनी पड़ती और 10th कोई ज़्यादा टफ क्लास नहीं होती है। अगर आपका बेसिक थोड़ा आईक्यू लेवल भी सही है और अगर आप थोड़ी एवरेजली सही परफॉर्म करते आए हैं 9th में, तो आपको ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा। और अगर आपने अब तक पढ़ाई कर रखी है, जैसे आपका जुलाई से शुरू हुआ होगा, तो अगर आपने अब तक पढ़ाई कर रखी है तो आपको वैसे भी टफ नहीं लग रहा होगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो हमारे पास कैटेगरी बन जाती है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे बच्चे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छा कर रखा है। तो जिन्होंने बहुत ही अच्छा कर रखा है उन्हें तो कुछ नहीं ज़रूरत है, उन्हें भी लेकिन ये वीडियो देख लेनी है ताकि उन्हें थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए। और अगर वो कुछ चीज़ छोड़ रहे हो तो वो कर लें। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके कुछ टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कुछ टॉपिक बहुत वीक हो, तो वो ये वीडियो उनके लिए भी है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी हमारे पास टाइम कितना बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि अक्टूबर है, ये तो आया तो चला ही जाएगा। फोर्टनाइट का समय है, केवल 15 दिन बचे हैं अक्टूबर जाने में, तो वो तो चला ही जाता है नॉर्मली। पर मेन फोकस है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 मंथ्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जनरली बोर्ड क्लास जो होती है ना, वो एंड टाइप वाली क्लास ही होती है। मतलब अगर आप एंड टाइम में फ़ोकस करते हो तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो उसमें, पर आपको बहुत डीप फ़ोकस करना पड़ता है वो। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो शुरुआत से करते हैं पर एंड में थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, तो उनका एंड में गड़बड़ हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल शुरुआत से नहीं पढ़ रहे या फिर ये बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एंड में एकदम स्टार्ट कर रहे सीरियसली और तुरंत वो बोर्ड में जाके टॉप कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एंड टाइम इंपॉर्टेंट है, और जिसने पूरा पढ़ रखा है उसको भी अब सीरियस रहना है, और जिसने नहीं पढ़ा उसको तो और भी ज़्यादा सीरियस रहना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास है 5 सब्जेक्ट। आप देखिए, जब भी आपको कुछ काम करना हुआ करे तो आप उसको पार्ट में डिवाइड किया कीजिए। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ये, और ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर आप सीधा उस पे वार करने लग जाओगे तो आपका होगा काम। एग्जाम्पल के लिए आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपको देखते होंगे कि उसमें कोई हीरो है, जब वो लड़ता होता है तो वो एक एक करके आते हैं गुंडे उसके पास। ऐसा नहीं सब इकट्ठे आए। अगर सब इकट्ठे आए और दबा लें हीरो को तो हीरो मर जाएगा, फिल्म हो जाएगी फ्लॉप वहीं पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले अपने जो टोटल काम है उसको डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं मेनली, जनरली यही सब्जेक्ट होते हैं। और ये कंप्यूटर और होता है शायद किसी किसी जगह पर, तो कंप्यूटर भी आप लिख सकते हैं। और ये कंप्यूटर इतना टफ नहीं सब्जेक्ट रहता है, मतलब हाँ, आपको शुरुआत में लगता है कि काफ़ी टफ है, पर आपने सही से अगर क्लास भी अटेम्प्ट की है या टीचर से थोड़ा सुना भी है तो भी इतना टफ आपको नहीं लगता है, और वो ज़्यादा टफ नहीं है। मेन जो टफनेस सब्जेक्ट में आती है वो आती है साइंस में, मैथ्स में और एसएसटी में। तो सबसे पहले देखिए हम क्या देखते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट सरल सरल या टफ नहीं होता है। देखिए, हिंदी के भी 100 मार्क्स होंगे, इंग्लिश के भी 100 मार्क्स और साइंस के भी। तो अगर हिंदी में आप अच्छा कर पा रहे हो तो बाकी में वैसे भी आप एज पा रहे हो एक। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हिंदी सरल है। सबसे पहले आपको देखना है सरल सब्जेक्ट। आपको देखना है आपने सरल सब्जेक्ट से हिंदी है। अब आपको ये देखना है कि आपने हिंदी में कितना पढ़ रखा है। बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने अब तक जितनी क्लास में चैप्टर समझाए हुए सब के लिए होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की हाफ ईयरली हो चुकी होंगी और बहुत से बच्चे ने हाफ ईयरली में काफ़ी पढ़ा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में आपको नंबर नहीं कटवाने हैं। इसलिए आपको हिंदी में जितने भी चैप्टर्स हैं सब डीप में पढ़ने हैं। सबसे पहले हिंदी से मैंने शुरू इसलिए किया है क्योंकि ये सरल सब्जेक्ट है और सरल सब्जेक्ट पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टफ सब्जेक्ट तो एंड टाइम के लिए हैं, लेकिन सरल सब्जेक्ट पहले से आप उसको हाथ में करके रखिए कि आपको उसमें एंड में केवल 1 ही 2 दिन देने पड़े, और जो एंड का एग्जाम टाइम होता है उस टाइम पर आपको ये ज़्यादा जो कठिन सब्जेक्ट है उनमें ज़्यादा दिन देने को लिए मिल जाए। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है आपकी हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट हैं कितने किस लेवल पर चल रहे हैं। अगर आपके एवरेज लेवल पर जितना क्लास में पढ़ाया गया है, इतना सिलेबस हुआ है स्कूल में, उतने सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको सही से कर रखे हैं तो सही है। और हिंदी के लिए सबसे मेन चाहिए, अभी आपके पास ऐसे फ्री टाइम है तो फ्री टाइम आपने जो स्टोरी नहीं पढ़ी है हिंदी में, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो पोएम नहीं पढ़ी है, उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्जॉयमेंट भी आता है उससे, क्योंकि स्टोरी भी तो है एक्चुअली। तो स्टोरी में इन्जॉयमेंट आता है, जैसे नेताजी का चश्मा, इस टाइप के कुछ चैप्टर्स होंगे शायद 10th क्लास में, तो वो काफ़ी इन्जॉयमेंट भी आता है। तो आप जो फ्री टाइम है उसमें हिंदी इंग्लिश की कहानी पढ़ सकते हैं। हो हाँ, थोड़ी बहुत बोरिंग होती है इंग्लिश में, पर फिर भी इतनी बोरिंग नहीं होती, काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं। जैसे उसमें चोरी वाली एक स्टोरी है उसकी, रस्के-मॉन्ड की, वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो ऐसे काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, आप उनको पढ़िए, उनको समझिए। और अगर आप ऐसे करते हैं तो वो जो एग्ज़ाम आएगा उस तक इतना कोई भी ऐसा क्वेश्चन या वो नहीं होगा जो आपको टफ लगे। उसमें क्या होता है, पैराग्राफ होता है, पत्र होता है। अब आप इनमें भी अगर थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, वन शॉट भी देख लेते हैं कहीं यूट्यूब से ये पत्र लिखने की, तो आपके नंबर नहीं कटने वाले उसमें, पूरे-पूरे जनरली मिल जाते हैं। तो आपका ऐसा होता है 90 से ऊपर मिल ही जाते हैं, 95 तक भी आप पहुँच सकते हैं अगर सही से आप करें तो। तो हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही हो गया। आप वन शॉट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसी लग रही है स्टोरी बहुत टफ लग रही है तो पहले आप वन शॉट देख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। और जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं 2-3 सालों की, तो उससे ज़्यादा अंतर कुछ नहीं आता है। आपको बस अपनी भाषा में वो क्वेश्चन लिखना आना चाहिए सही से।
कि आप उतने वर्ड्स में अच्छी भाषा में एक अच्छा सेंटेंस लिख पा रहे हैं जिससे टीचर नंबर दे देता है जनरली, और बहुत टफ नहीं रहता ये, हिंदी इंग्लिश में आप कर सकते हैं अच्छा। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है साइंस, मैथ और एसएसटी की। अब देखिए साइंस में आपके पास क्या है, 3 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद है फिजिक्स और उसके बाद है बायोलॉजी। तो एग्जाम्पल के लिए आपका कोई टॉपिक है और वो टॉपिक अच्छा नहीं है, जैसे केमिस्ट्री में आपके चैप्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है उसका वन शॉट से आपको जनरली आइडिया हो जाएगा कि कितना मैंने कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कार्बन वाला चैप्टर नहीं किया है तो आप पहले उसका वन शॉट देख लीजिए, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में है क्या और बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप आइए एनसीईआरटी में। मेरे हिसाब से आपको जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं 10th क्लास में, जैसे लाइक एस चांद, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है जो एनसीईआरटी में दिया हो और इनमें ना दिया हो। अगर वो आता है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स ही कॉन्सेप्ट रहता है। एक दो बार ऐसे हो जाता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आया था जो ना बुक में था, एनसीईआरटी में कभी कोई हो जाता है किसी किसी साल, तो लेकिन वो एस चांद में भी नहीं होगा फिर। मतलब ऐसा कुछ नहीं, कर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप कुछ छोड़ रहे हो, देर इज़ नॉट गोइंग टू समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए आप केवल वन शॉट लीजिए। यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं अच्छे अच्छे, आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, दो को भी कर लीजिए, क्योंकि दो से फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा आपने वहाँ पढ़ा, जैसे पीडब्ल्यू में आपने पढ़ा, सेम वही अनअकैडमी का कोई टीचर है वहाँ आपने पढ़ लिया जाके, तो आपको डबल डबल वो चीज़ें आ जाती हैं, तो रिवीजन भी हो जाता है आपका और एक बेटर ग्रास्प आ जाती है ओवर द चैप्टर। सो आप ये कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आती है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो, फिर आप थोड़े थोड़े उसके पीवाईक्यूज देख लीजिए और चैप्टर वाइज चैप्टर ही निपटाते जाइए। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि एंड में ही पीवाईक्यू करूँगा तो क्या होता है, एंड में फिर वो मिक्सअप हो जाता है, मिगल हो जाता है और आपको ना कॉन्सेप्ट याद रहते हैं ना आपको उनको अप्लाई करना आता रहता है। तो अगर आप चैप्टर, जैसे आपने अभी आपके जितने चैप्टर हैं आप जो भी चैप्टर कीजिए उसमें आप लिस्ट बना लीजिए कि मैं ये चैप्टर मैं कर रहा हूँ, उसका मैंने वन शॉट ले लिया है, हाँ ले लिया है। फिर आपने देखा एनसीईआरटी पढ़ ली है, आपने उसकी एक्सरसाइज कर ली, एनसीईआरटी कर ली है, फिर आप पीवाईक्यूज कर लिए। इतना जब आप कर लें और थोड़े आप और भी इधर-उधर से क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं या टेस्ट में आपके पूछे जाते हैं वो सब करने हैं, और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर एक कवर हो जाएगा। ऐसे करके करके आपको पूरे साइंस के चैप्टर निपटा लेने हैं। और साइंस में चैप्टर मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के लिए, मुझे याद नहीं है कितने चैप्टर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 15 चैप्टर्स हैं, तो 5 तीनों में, तो ये बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। अगर इसमें से मैं सपोज़ कर चल रहा हूँ, आपने कितना ही कम पढ़ा होगा तो 5 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिन पर आप कमांड करके कह सकते हो कि मेरे बिल्कुल सही आते हैं। और 10 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर का वन शॉट उड़ाने में आपको 1 दिन लगेगा केवल। एक दिन मान लिया उसकी एनसीईआरटी पढ़ने में लग गया, फिर एक दिन उसके पीवाईक्यू करने में लग गया। अगर आप 3 दिन देते हैं तो 30 दिन में ये सारा काम हो सकता है आराम से, मतलब 30 दिन। लेकिन क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट है तो मैंने इसलिए 2 महीने दे दिए इसको, जिसमें पूरा नवंबर भी दिया, दिसंबर भी दे दिया। ये आपको दिसंबर तक पूरा सिलेबस कवर कर देना है, ये सोच के चलना है, क्योंकि जनवरी में जनरली हर जगह प्री बोर्ड्स होने लगते हैं और फिर आपको पास टाइम इतना नहीं होता है कि आप किसी और टाइम उसको दे पाएँ चैप्टर पढ़ने को। फिर तो यही होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और या फिर पीवाईक्यूज देखिए या कोई सैम्पल पेपर दीजिए, क्योंकि तब तक बोर्ड भी अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ कर देता है, तो बच्चों को और ज़्यादा डर लगने लगता है और इसलिए। और हाँ, बोर्ड जो अपने सैंपल पर रिलीज़ करता है वो काफ़ी टफ़ करता है, तो उसे देख के डरिएगा मत, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, बहुत टफ़ रिलीज़ किया था, हमें लगता था इतना टफ़ आएगा, लेकिन जनरली जो पेपर है वो वही आता है जो प्रीवियस ईयर, इसलिए आप मेनली डिपेंड कीजिएगा इन टाइम पे प्रीवियस ईयर पे। अभी तो ये हो गया, अब आता है मैथ। अब मैथ में देखिए एग्जाम्पल के लिए 15 चैप्टर हैं, ठीक है। लगभग इनमें से 5 तो ऐसे चैप्टर्स होंगे ही जो आपके ग्रिप होंगे। कुछ चैप्टर्स एंड में आ जाते हैं, टफ होते हैं थोड़े, जो बच्चों को कम समझ आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नई चीज़ आ जाती है यहाँ पर जो कभी नहीं पढ़ी होती है पहले, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर सकते हैं, आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा टाइप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस अपना दिमाग थोड़ा खोलिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दिमाग अपना नहीं खोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप मैथ लेंगे, क्योंकि 11th-12th में इतनी ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब हर जगह ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, नई नई चीज़ें आती हैं और इतना ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा ही जाता है। तो अगर आप अभी से डरेंगे इससे तो काम नहीं चलेगा, तो आपको उसमें थोड़ा सही से घुसना होगा और थोड़ा इंटरेस्ट लेना होगा इसमें, देन यू कैन डू वेल इन इट। तो आपका ऐसे मैथ कवर हो जाएगा। आपको करना क्या है मैथ के लिए, आपको सेम स्ट्रेटजी, ये मैंने 5 जो पॉइंट्स बनाए हैं ना, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, यही आपको करने हैं। पहले आपको वन शॉट लेना है। वन शॉट क्यों लेना है, वन शॉट लेने से आपको चैप्टर का आइडिया मिल जाता है बेसिकली, और एक तरह से ग्रास्प आ जाती है चैप्टर के ऊपर, चैप्टर में है क्या। फिर ये नहीं आता है कि ये चीज़ मैंने क्या देख ली। उसके बाद आपको एनसीईआरटी करनी है उसकी, जैसे मैथ है, मैथ की आपने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व की, उसके पीवाईक्यूज, उसके बाद उसके की पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में। ऐसा नहीं कि सारे करने लग गया पीवाईक्यूज, आपने एग्जाम्पल के लिए 2-3 साल के उठा लिए, 2-3 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए होंगे उस चैप्टर से, मान लीजिए 20-30 आ गए, तो आपको वो करने हैं सारे। और कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड्स में, तो ये बहुत होता है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल लगभग 10-10 15-15 साल में 10-10 बार आ चुके होते हैं, और जनरली वो ही फिर से आ जाते हैं। तो इसमें आपको ये भी है कि रिपीटेशन जब हो रहा है तो आप फ़ायदा उठाइए उसका, आपको पहले से ही पता है एक तरह से। बोर्ड में तो जनरली पूरा पेपर पहले से डिस्क्लोज़ हो जाता है,
बस आपको ये है कि आप उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। एक तरह से आपके पास पूरा पहले से ही लिखा होता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि जनरली वही 20-30 सालों से रिपीट होता आ रहा है पैटर्न पूरा। तो इसलिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और मैथ में आपको यही सेम यही सीक्वेंस फॉलो करना है, वन शॉट, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड देन क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस। और फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और आपको उसकी समरी भी बनानी है, ताकि आप उसको वन शॉट में कहीं भी, ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने समरी बना के जेब में रख ली, कहीं भी जा रहे हैं तो उसको कीजिए। उसमें आरएस या आरडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल एनसीईआरटी से काम चला रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा बेस कमजोर रह जाता है आपका, क्योंकि एनसीईआरटी में जनरली सरल क्वेश्चन होते हैं। आरएस और आरडी से थोड़ा और दिमाग खुलता है, और जनरली बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड्स में हर साल आते हैं और आरडी आरएस से ही आते हैं। और उसमें भी अलग तरह से क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग तरह की से लगते हैं, अप्लाई होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। आरएस या आरडी थोड़ी प्रेफर कीजिएगा आप। देन कम्स एसएसटी। अब एसएसटी में तो आपको 4 पार्ट्स हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स भी है आपके पास पॉलिटी भी है, और फिर आपके पास हिस्ट्री भी है। और हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हैं, इनफाइनाइट, ऐसा लगता है क्या है ये। तो देखिए, हिस्ट्री आपको सही से पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट चैनल है दिगराज सिंह राजपूत सर का। उसको अगर आप देखते हैं तो उन्होंने एकदम इतना अच्छे से समझा रखा है कि आप कर ही लोगे। और हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स ही हैं, और आपके साथ 2-3 ही होंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में कट गए होंगे कुछ तो। अब 2-3 चैप्टर हैं, उसको दिगराज सिंह राजपूत सर की प्ले लिस्ट से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आती है पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए भी दिगराज सिंह राजपूत सर ही, क्योंकि वही बेस्ट पढ़ाते हैं। और उसके अलावा मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, और मुझे काफ़ी सही नंबर आ गए थे। फिर इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में आपको पता है क्या करना है। इकोनॉमिक्स में भी आपको उन्हीं से पढ़ना है, दिगराज सिंह राजपूत सर से, क्योंकि जनरली वो सही पढ़ाते हैं। और उन्हीं के नोट्स आप बना लीजिएगा, या फिर टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको ही फॉलो कीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, 4-5 चैप्टर्स हैं, और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। कुछ क्या होगा, कुछ वैसे टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स ये टाइप, या ट्रू फॉल्स टाइप, या फिर ऐसा हो जाएगा कि रीजन करेक्ट है या नहीं करेक्ट। उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रीजन सही है या नहीं है सही, रीजन रिसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस। और पॉलिटी में भी आप टीम में कंसेप्ट पढ़िए। देखिए, पॉलिटी में आपको कंसेप्ट है ना, बिल्कुल ढीला मत कीजिएगा, क्योंकि जो ये कंसेप्ट आप 10th क्लास में पॉलिटी का पढ़ेंगे ना, ये आपको आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा काम। जैसे एसएससी हो गया, उसके एग्जाम्स हो गए, और आपकी नॉर्मल थिंकिंग पर जो बिल्डिंग है ना टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, और जो बहुत से अदर कंसेप्ट होते हैं उनकी तरफ भी काफ़ी क्लियर हो जाती है, अगर आप पॉलिटी काफ़ी सही से पढ़ते हैं। भले ही आपको इस बैकग्राउंड में जाना हो, किसी को ह्यूमैनिटीज़ में नहीं जाना है एग्जाम्पल के लिए, और अगर जिन्हें जाना है तो उन्हें तो हिस्ट्री और ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। और ये नहीं भी जाना है उन्हें भी पॉलिटी तो काफ़ी अच्छे से पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इससे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि देश दुनिया कैसे चलती है। वो जो कॉन्सेप्ट 10th के आप डेमोक्रेसी में पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, और डेमोक्रेसी कैसे है, क्यों बेस्ट है, उसके क्या फॉर्म्स हैं, फेडरलिज्म, वो आगे चल के आपको काम आते हैं लाइफ में। क्योंकि जब आप न्यूज़ देखते हो कहीं भी, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये सब हो क्या रहा है। नहीं तो आप अगर उनको ध्यान नहीं देते हो, फेडरलिज्म नहीं समझते हो, और डेमोक्रेसी नहीं समझते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे वर्क करती हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, कैसे क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं समझते हो, तो आप मतलब अपने देश को ही नहीं समझ रहे हो। अपने देश को नहीं समझ रहे हो, फिर वो कैसा आदमी है। एक तरह से एक वैसा बन जाता है कि हाँ पढ़ा लिखा गंवार टाइप। तो आपको ये नहीं करना है केवल नंबर के लिए पढ़िए, इनको थोड़ा सही से पढ़ना है पॉलिटी को। इकोनॉमिक्स को आप नंबर के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना आज काम तो नहीं है इकोनॉमिक्स का। उसमें बस छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में वो सारा चैप्टर हटा दिया गया है। और बेसिक इकोनॉमिक है, उसमें कोई ज़्यादा खास इकोनॉमिक्स भी नहीं है, एक तरह से बस नाम ही दे दिया उसका इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ इकोनॉमिक्स लायक है नहीं। फिर है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको थोड़ा सही से पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप सही से पढ़ते हो थोड़ा, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। देखिए, ये 10th की हिस्ट्री है ना, ये एकदम पागलों वाली हिस्ट्री नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। इसमें जो सेकंड चैप्टर है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप यूपीएससी की भी तैयारी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे आगे करने की, तो उन्हें भी आगे चल के अगर ये सही से ग्रास्प कर लेते हैं ना ये चैप्टर, तो एक अच्छी सी थिंकिंग वो बन जाती है। और फिर 11th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आती है, वो इसी को एक्सपेंड करते हैं। तो अगर आप अभी से इसको सही से पढ़ लेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और इंडियन हिस्ट्री का एक सही से व्यू पॉइंट मिल जाता है कि कैसे क्या। फिर आप कहीं भी कोई चीज़ नई बुक स्टार्ट करते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने सोचा चलो कोई फ़ॉरेन बुक पढ़ रहे इटली की, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस नाम मैंने कहीं सुने थे कि मैजनी ये है, ये नेपोलियन है, या कहीं आप कोई डिबेट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए एसएसटी को सीरियसली थोड़ा लेना चाहिए, बिकॉज ये जनरल लाइफ में काम ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू ये स्टडी में। भले ही हाँ स्टडी में भी ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्कोरिंग हो रहती है काफ़ी, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िए। और रिसोर्स आपको बताई दिए, दिगराज सर से आप पढ़ सकते हैं, और उन्हीं के लेक्चर लीजिएगा, उन्हीं से नोट्स बनाइएगा, और उसके बाद सेम वही सब फॉलो करना है। उनसे क्लासेस लेंगे दिगराज सर से, और उसके बाद एनसीईआरटी कर ली, लाइन बाई लाइन पढ़ ली, एक सेंटेंस को समझ लिया, पीवाईक्यूज कर लिए और क्वेश्चंस कर लिए, बस उसके बाद खत्म। पीवाईक्यूज मतलब आप कह रहे हो पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस के अंदर कौन से? पीवाईक्यूज मतलब जो पहले आए हुए हैं, और क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन जो पहले नहीं आए हुए हैं, या इधर उधर या एनसीईआरटी में कहीं आपको मिल गए, उस टाइप से। फिर आपको नोट्स और समरी बनानी है उनकी, बस
चैनल्स PW पे जा सकते हैं आप, बैंगलोर ब्रेन्स पे जा सकते हैं। शोभित निर्माण भैया हैं, उनके चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल है, वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल रखे हैं। उन्होंने डेट सेट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें डाल रखी हैं, मतलब काफ़ी हेल्प कर रखी है। आप उनके चैनल को एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि करूँगा आपके लिए क्रिएट, पर अभी उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक आप इन चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। फिर जब मेरा कंटेंट हो जाएगा काफ़ी, तो फिर आप इधर भी आ सकते हैं। पर अभी मैंने कंटेंट डालना इतना स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी आप इन चैनल पे जा सकते हैं। अनअकैडमी का भी, वेदांतु पर भी जा सकते हैं और इन पर भी जा सकते हैं आप। अच्छे चैनल्स हैं, काफ़ी सभी टीचर सही पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी, इंग्लिश, अब आप पे आया कंप्यूटर, ये एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बच्चों के में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो जिन बच्चों को होते हैं, नहीं हो, जिनका बच्चों के भी कंप्यूटर नहीं है, वो जा सकते हैं, वीडियो एंड कर सकते हैं। और जिनके हाँ थोड़ी चीज़ें भी और बतानी है तो रुक सकते हैं वो भी। तो कंप्यूटर के बारे में आते हैं। तो कंप्यूटर में क्या है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, आपके में कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि कंप्यूटर आप सीख लेना। एग्जाम्पल के लिए पता है क्या है, बहुत से बच्चे होंगे जो जेईई की तैयारी कर रहे होंगे। अब जेईई की तैयारी कर रहे होंगे आप 11th-12th में, उसके बाद आप आओगे कॉलेज में आप जनरली मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आप कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच लोगे, बिकॉज आपको सबको आजकल वही ट्रेंड है और उसी का एरा है, तो सब वही ले रहे हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस कंप्यूटर की। तो अभी से अगर आप HTML CSS यही सब हैं 10th क्लास में सिलेबस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कई चीज़ें, कोई ICSE बोर्ड से होता है तो उसकी में अलग चीज़ें होती हैं। पर जो सिलेबस है 10th का, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसमें आपको केवल एक काम करना है, आप बस 2-3 साल की PYQC डायरेक्ट उठा के देखिए और आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया है उससे मैच करके देखिए। अगर वो सेम पढ़ा रहे हैं टीचर, आप फिर बिल्कुल किसी रिसोर्स में मत जाइए। कंप्यूटर का पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो जनरली काफ़ी बहुत कम नंबर का ही होता है। जनरली स्कूल से उसमें ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल मिलते हैं, और जनरली हर स्कूल में ऐसा ही सिस्टम रहता है कि पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो 30 का अगर है क्वेश्चन, तो 30 में से आप 25 तो ले ही आओगे, और 70 स्कूल वाले दे ही देंगे 70 में से। तो उसमें बिना मैथ के 95 आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैथ करने की क्या ज़रूरत है उसमें। तो आप उसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फिर जब एक बार आपका सिलेबस ही 500-600 सब्जेक्ट का दिसंबर में पूरा हो जाए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एकदम केवल रिवीजन करना है अपना कंटिन्यूअसली। और रिवीजन कैसे करना है, आपको कुछ सैम्पल पेपर खरीद लेने हैं। एक अच्छे से सैम्पल पेपर अगर आप खरीद लेंगे, और फिर उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके प्री बोर्ड भी हो जाते हैं, और प्री बोर्ड में भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आपको PYQs को ऐसे मॉक टेस्ट करके देना है, और उससे आपकी रिवीजन आएगी। कंटिन्यूसली यही करते 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 आपको पेपर दे देने अपने, और फिर आप तैयारी करिएगा, आपको जो फ्यूचर में बनना है उसकी। और इतनी सब मेहनत अगर आप कर लेते हैं, तो आई कैन गारंटी यू दैट दिस होल हार्ड वर्क वुड गिव यू श्योरली मोर देन 95%। अब देखो, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन से कोई बच्चा 99% ले आए, हो सकता है ऐसी से कोई 98, और हो सकता है इसी वीडियो देखने वाला कोई बच्चा और वो 80 पर ही रह जाए। पर जिसको जो जितनी सिंसेरिटी से इसको फॉलो करेगा, वो उसको उतना ही ज़्यादा उसको मिलेगा। दैट्स द रियलिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट।